नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण में। और पर्यावरण में आज हमारा टॉपिक है परिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है। पर्यावरण को अगर देखा जाए तो पर्यावरण देखो मूल तौर पर दो शब्दों से मेल खाकर बनता है। मूल तौर पर देखेंगे तो पहला शब्द है आपका परि और दूसरा शब्द है बेटा आपका आवरण। अब इन शब्दों के अर्थ के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। यहां पर देखें तो परि का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। आवरण का मतलब होता है घेरा। तो हमारे चारों तरफ जो घेरा है, मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ जो घेरा दिखाई दे रहा है उसको मैं मूल तौर पर पर्यावरण कहूंगा, एनवायरमेंट कहूंगा। अगर हम इसकी परिभाषा निकालें तो इसकी मूल परिभाषा बनती है कि हमारे चारों तरफ और उसके वातावरण है जिसमें मूल तौर पर देखें दो चीजों के मेल से बनता है। तो जरा समझें भाई, हमारे चारों तरफ के और उस वातावरण से संबंध मेल खाता है जिसमें मूल तौर पर जैविक और अजैविक, ये दो घटक मूल तौर पर वहां दिखाई देते हैं। जीवित और अजैविक घटक अगर ये आपस में संपर्क करते हैं और एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो पर्यावरण का हिस्सा है। मूल तौर पर देखा जाए ये तो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और इसके विकास के लिए मूल आवश्यक है। पर्यावरण को देखा जाए तो ये पर्यावरण जो है मूल तौर पर देखेंगे तो ये मूल तौर पर जो बनता है इसमें वायुमंडल, जलमंडल, जिसमें मूल तौर पर कौन कौन आएगा भाई, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये मूल घटक हैं जो मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सभी घटक इसके अंतर्गत है। एक घटक को और प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल की, तो एक घटक और होगा जिसको हम जैव मंडल के तौर पर जानते हैं। तो चौथा हम कह सकते हैं जैव मंडल। इन चारों के मेल को, इन चारों को अगर हम शामिल कर लें तो हम उसको कह सकते हैं कि यह पर्यावरण का हिस्सा है। मूल तौर पर देखें तो पृथ्वी के विभिन्न भौतिक, रासायनिक, जैविक और सामाजिक तत्वों का जो मिश्रण है, उन मिश्रणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह मूल तौर पर आपका पर्यावरण का हिस्सा हो। पर्यावरण को अगर देखें तो पर्यावरण के कुछ घटक आपको आसपास दिखाई दे। मूल तौर पर देखें तो पर्यावरण के घटकों के आधार पर उसको डिसाइड किया जा सकता। अगर हम पर्यावरण के घटक की बात करते हैं, पर्यावरण के घटक, तो सबसे पहले बात आती है कि सर पर्यावरण के घटक किसे होते हैं, आखिर पर्यावरण के घटक होते क्या है। तो प्राकृतिक वे घटक पर्यावरण घटक क्या होते हैं, प्राकृतिक वह घटक, कैसे घटक, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो। कैसे घटक बेटा, जो किसके द्वारा निर्मित हो, प्रकृति के द्वारा। अगर प्रकृति के द्वारा वो निर्मित है और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं, संसाधनों से अगर क्या है, जुड़े हुए हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये मूल तौर पर पर्यावरण के घटक हो सकते हैं। अब बात आती है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा भी जुड़े हुए हों और प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा भी जुड़े हों, तो हम उनको कहेंगे कि भाई वो हिस्सा जो होगा वो आपका पर्यावरण के घटक के अंतर्गत है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है भूमि की। सबसे पहले हिस्सा आएगा आपका भूमि, है ना। तो ये लैंड की बात की जाए, क्योंकि यहीं पर हम बात करेंगे मिट्टी, चट्टानें, खनिज और भूगर्भिक संरचनाएं जो होती हैं वो सभी की सभी इसी के अंतर्गत। तो मिट्टी का मूल हिस्सा क्या होगा, भूमि का मूल हिस्सा क्या होगा, तो यहां पर हम कहेंगे कि जो मिट्टी होंगी, चट्टान, खनिज होंगे, तो हम कह सकते हैं मिट्टी, चट्टान,
खनिज, ये मूल तौर पर हम कह सकते हैं ये सभी के सभी तत्व क्या हैं? ये मिट्टी के तो तत्व हैं। दूसरा, भूमि न केवल कृषि और वनस्पतियों के लिए आधार प्रदान करती है, बल्कि मूल तौर पर देखा जाए मानव और अन्य जीवों के आवास का भी मुख्य स्रोत के आधार पर हम इसका आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो मूल कारण है आपका जल, मूल घटक है आपका जल। बात आती है जल की। जल आप कहां से प्राप्त करेंगे? तो आप कहेंगे कि जल प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो नदियों में दिखाई देगा, झीलों में दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं, भाई प्राकृतिक घटक कौन से हैं? जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हों और प्राकृतिक संसाधनों का जहां मेल खाता हो, उसको हम मूल तौर पर कहेंगे कि वो पर्यावरण के घटक का हिस्सा हो। अब ये घटक कैसे डिसाइड करा? ये घटक डिसाइड करा, भाई देखिए नदी है, नदी से भी जल मिलता है, झीलों से भी मिलता है, और भाई अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां हो जाएगा? समुद्र। आया ना? मूल तौर पर हम जहां रहते हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वहां भी तो जल है। अब कहिए हमारे आसपास जल कहां से आ गया? भाई मेरे हाथ से तो नदी काफी दूर है। नहीं बेटा, अगर आप कहेंगे तो भूमिगत जल है, नहीं है भूमिगत जल। क्योंकि आपके घर में जो पानी आ रहा है, आपने जो समरसेबल करा रखा है, वो कैसा है? भूमिगत जल का स्रोत हो सकता है। और सबसे अच्छा जो आपने छोड़ दिया, अरे वो तो है वर्षा। ये एग्जाम्पल आते हैं इस तरीके के, आईएएस पीसीएस में बड़े नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, उनका फॉर्मेट जरा समझने की जरूरत है। अब बात आती है कि आखिर जल का संसाधन प्रयोग कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल हम कह सकते हैं जल केवल पीने के लिए नहीं होता, तो इसका प्रयोग सिंचाई के लिए भी आवश्यक है। अब यह कहें कि सिर्फ जल पीने और सिंचाई के लिए आवश्यक नहीं है, तो यह गलत है। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि जलवायु नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अन्य घटक की अगर हम बात करते हैं, तो अन्य हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो है तीसरा आपका वायु। वायु की अगर हम बात करें, तो वायु की अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे वायुमंडल की। क्योंकि वायु मूल तौर पर कहां मिलेगा? वायुमंडल में। और वायुमंडल में अगर देखें तो वायुमंडल में ये किस फॉर्मेट में मिलता है? भाई ये आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस फॉर्मेट में हम ये कह सकते हैं कि मूल तौर पर ये आपको वायुमंडल के फॉर्मेट में मिलता है। अन्य गैसों के रूप में भी मिलता है। वायुमंडल की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, तो वायु न केवल सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है, बल्कि मूल तौर पर देखें तो यह वायु जो है, हम मूल तौर पर यह समझ रहे हैं कि जीवों के लिए श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर वायु का वास्तविक प्रयोग देखा जाए तो जलवायु और मौसम, ये इंपॉर्टेंट है, जलवायु प्लस मौसम, जलवायु और मौसम को भी नियंत्रित करता है। ये मूल तत्व तो है ही, लेकिन एक तत्व और निकल कर आता है जिसको जीव जंतु बोला जाता है। चौथा, जीव जंतु। जीव जंतु क्या है? फिर जीव जंतु की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन आएगा? इसमें मूल तौर पर सभी प्रकार के देखे जाए तो जीव जंतु में अगर हम कहेंगे तो हम मूल तौर पर यह कहेंगे कि या तो जीव होंगे या जंतु होंगे। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे तो सभी पौधे, सभी जानवर, सभी पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, इन्हीं को हम कह सकते हैं कि ये जीव जंतु के हिस्से, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है। क्वेश्चन क्या बना आपके लिए कि पारिस्थितिकी तंत्र का मूल घटक कौन है? तो हम कहेंगे कि यहां पर बात करेंगे जीव जंतु है, और ये पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा, हमने बात करी थी कि यहां पर मूल तौर पर कि पर्यावरण के घटकों की बात की। पर्यावरण के घटकों में हमने समझा कि भाई सबसे पहले आया कि हमारे लिए जो मूल तौर पर निकल कर आएगा वो होगा आपका प्राकृतिक घटक। तो प्राकृतिक घटक के आधार पर हमने देखा कि पहला प्राकृतिक घटक जो होता है, प्राकृतिक घटक प्रकृति के द्वारा और प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा जो बनते हैं वो प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें भूमि, जल, वायु और आपका जीव जंतु मूल तौर पर आते हैं। दूसरे की बात की जाए
कि दूसरा कौन सा बिंदु, कौन सा पॉइंट है जिसके आधार पर हम एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। वो है आपका मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक। प्रकृति की बात हो, पर्यावरण की बात हो और मानव निर्मित की चर्चा न हो तो थोड़ा अधूरा रह जाए। बात आती है कि मानव निर्मित घटक कौन से। मानव निर्मित घटक की बात करी जाए तो जो मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, किसके द्वारा? मानव निर्मित गतिविधियों के द्वारा। जो मानव निर्मित गतिविधियों के द्वारा जो निर्मित होते हैं और मूल तौर पर समाज में मानव को सरल और उन्नत बनाते हैं। साथ में क्या करते हो? जो मानव द्वारा निर्मित हो और मानव जिस समाज में रहता है उसमें जीवन को क्या बनाते हो? सरल बनाते हैं। जीवन को सरल बनाते हैं। कहां पर? समाज में। उन्नत बनाने के उद्देश्य से इनका यूज किया जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल आती है, कौन सा होगा? अब अपने आप को लेकर देखिए, आप जिस समाज में रहते हैं अपने आप को उन्नत बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? आप कहेंगे कि सर मुझे सबसे पहले चाहिए एक मकान, इमारतें हम कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं। अब इमारत में क्या होगा? आपका भाई घर हो सकता है, कार्यालय हो सकता है, एक्सेट्रा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भाई धार्मिक स्थल इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य निर्माण जो मानव के रहने और कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, ये मानव जीवन को संरचना और सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप कहेंगे सर इसके साथ साथ अगर यह है तो दूसरा होगा, अगर मेरे पास मकान होगा तो मेरे परिवहन की सुविधा भी चाहिए। हम कह सकते हैं सड़कें और पुल, सड़कें एवं पुल इसका हिस्सा बनेगा। सड़कें पुलों की बात करें तो ये परिवहन के संसाधन हो सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम मानव निर्मित घटकों की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, औद्योगिक संरचना है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरा जो बनेगा वो बनेगा औद्योगिक संरचना। संरचना, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, जिसमें कारखाने, ऊर्जा संयंत्र और अन्य औद्योगिक इकाइयां जो आर्थिक उत्पादन के लिए उपयोगी। तो अभी तक हमने यहां पर दो तीन बातों को समझा। हमने बात करी कि सबसे पहले पर्यावरण क्या है। भाई पर्यावरण के घटकों को देखा तो पर्यावरण के घटक तीन हिस्सों में बनते हैं। तो पहला हिस्सा हो गया आपका प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक को हमने, प्राकृतिक घटक कौन से घटक होते हैं? जो प्रकृति के द्वारा और प्रकृति के संसाधनों के मेल से बनते हैं। और उनको हमने इस आधार पर समझा कि भूमि हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकती है, जीव जंतु हो सकते हैं, और इसमें ये एग्जाम्पल। दूसरा हो गया मानव निर्मित घटक। और मानव निर्मित में आपके आसपास आप जो भी घटित कर रहे हैं समाज में, पर्यावरण में, वो सभी के सभी एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आए। तीसरा और सबसे सटीक एग्जाम्पल घटक अगर मानेंगे तो तीसरा होगा आपका मानव की। अगर हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक और सांस्कृतिक घटक तीसरा मूल तौर पर बनता है। तो तीसरा बनता है सामाजिक एवं धार्मिक। सांस्कृतिक घटक, तो इसको मूल तौर पर सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक घटक के नाम से भी जान सकते हैं। सांस्कृतिक घटक, इसकी बात करी जाए, इसमें कौन आएगा? इसमें अगर हम बात करते हैं तो मूल तौर पर हम कहेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक घटक मानव समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं को दर्शाता है। ये मूल तौर पर सांस्कृतिक, जो हमारा कल्चर है, सांस्कृतिक। दूसरा जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है, सामाजिक प्रथाएं।
इनको मूल तौर पर जो रखा जाता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं पहला रीति रिवाज। रीति रिवाज, रीति रिवाज की बात करें तो विभिन्न सांस्कृतिक और परंपराओं का प्रभाव जो हमारे समाज के दैनिक जीवन को दिशा देता है और वे समाज की पहचान को भी परिभाषित करता है, उसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा हिस्सा जो होगा वो रीति रिवाज के अंतर्गत। दूसरा आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों को देखा जाए। अब आर्थिक गतिविधियों की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडस्ट्रियल कुछ में रखा जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले आएगा आपका कृषि। कृषि के बाद हम किसी को भी रख सकते हैं, भाई व्यापार हो सकता है, उद्योग हो सकता है, सेवाएं हो सकती हैं, जो आपके मानव जीवन को बनाए रखने और उसको उन्नत प्रदान करने के लिए मूल तौर पर सहायता प्रदान। तो मैं मानता हूं अभी हमने मूल तौर पर हमने यह समझा कि पर्यावरण के घटक कितने होते हैं और पर्यावरण के घटकों को अगर हम देखा तो उस आधार पर हमने डिसाइड करा कि पर्यावरण के जो घटक होते हैं वह मूल तौर पर आपके 3 होते हैं। अब बात आती है कि पर्यावरण के अवयव कौन कौन से, क्योंकि हमने जब शुरुआत करी थी तो आपके साथ एक चर्चा करी थी कि आपका मूल तौर पर पर्यावरण जो है वो जीवित या जैविक अजैविक कह सकते हैं, इनके आधार पर डिसाइड किया जाए। तो पर्यावरण के अगर हम अवयव लेते हैं तो पर्यावरण के जो अवयव बनते हैं उसको भी समझना जरूरी है और उसको जरा समझें। सबसे पहले पर्यावरण अवयव। पर्यावरण अवयव को अगर हम देखें तो इनको मूल तौर पर हम 2 भागों में डिसाइड कर सकते हैं। एक आपका बनता है जैविक कारक, जैविक अवयव कह सकते हैं, यह हम जैविक कारक कह सकते हैं। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका अजैविक कारक, अजैविक कारक। इनको जरा समझने की जरूरत। देखिए जैविक कारक या जीवित कारक हम कह सकते हैं, तो हम इसको अगर परिभाषित करते हैं कि भाई जैविक कारक कौन होते हैं, तो शुरुआत में जब मैंने आपको पर्यावरण की परिभाषा बताई तो जीवित और अजैविक के मिश्रण को हम कह सकते हैं कि भाई पर्यावरण। पर्यावरण में कौन है, एक तो जीवित है और एक अजैविक है, दोनों के आसपास जितना भी हिस्सा आ रहा है वो मूल तौर पर पर्यावरण तो है। तो हम जैविक को कहेंगे कि पर्यावरण में जो जीवित है, पर्यावरण में जो जीवित है हम उसको कहेंगे वो जैविक कारक का हिस्सा है। दूसरा, और जो पर्यावरण में अजैविक कारक है वो हिस्सा किसके अंतर्गत आएगा, जो पर्यावरण में अजैविक है उसको हम अजैविक कारक के अंतर्गत रखेंगे। एग्जाम्पल से 4 चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। भाई जीवित की अगर हम बात करेंगे तो चलिए मानवता के एग्जाम्पल हो गया, और किसी को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। भाई सबसे पहले आप अपने आप को रखिए मनुष्य। अब आप अपने आसपास देखिए कितनी चीजें हैं जिनको आप जीवित तौर पर जान सकते हैं। हम कहेंगे कि सर इसमें पौधे हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जीवाणु विषाणु इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएंगे, जैविक कारक के अंतर्गत। अब अजैविक कारक कौन कौन से होते हैं, जो प्रकृति के इर्द गिर्द हैं, जो प्रकृति में समाये हुए हैं और मूल तौर पर ये लोग इनका यूज करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश बेस्ट एग्जाम्पल है। जैविक के लिए भी है, अजैविक के लिए। अगर सूर्य का प्रकाश आएगा तो क्या बनेगा, टेम्परेचर, तापमान हो जाएगा, आया ना। दूसरा, अगर हम जीवित हैं तो किसकी वजह से जीवित हैं, मूल तौर पर आपका वायुमंडल इसके अंदर आ जाएगा, वायु आ जाएगी, जल आ जाएगा,
मृदा आ जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल मूल तौर पर हम कहेंगे इसी केस से। अगर मूल तौर पर देखा जाए, अब बात आती है जैविक कारक क्यों। जैविक कारक को दूसरे तौर पर अगर हम प्रभावित करना चाहें तो जैविक कारक जो होते हैं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ये जो होते हैं जो एक दूसरे से कैसे होते हैं प्रभावित। भाई मनुष्य पौधों से प्रभावित है, जीव जंतुओं से प्रभावित है, ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जबकि अजैविक कारक की अगर हम बात करें, अजैविक कारक जो होते हैं जीवित प्राणियों के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। मैंने सुबह बताया ना कि भाई अजैविक कारक कौन से होते हैं, जो इनके जीवन पर प्रभाव डालते हो उनको हम कह सकते हैं कि वो अजैविक कारक के अंतर्गत आए। अब प्रभाव की बात करें तो ये क्या करते हैं भाई, ये जैविक पर क्या डालते हैं, जैविक पर प्रभाव डालते हैं। अब प्रभाव कैसे डालेंगे, जैसे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये मुझे कह सकता हूं कि इस समय जो वायुमंडल है, तापमान है जो है वो मुझ पर प्रभाव डाल रहा है। मुझे ठंड लग रही है, गर्मियों में मैं जाऊंगा तो मुझे गर्मी लगेगी। तो वायुमंडल, तापमान, सूर्य का प्रकाश क्या कर रहा है, मुझ पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये बात मैं मानता हूं समझ में आ गई होगी कि अजैविक कारक मूल तौर पर देखा है जैविक कारक पर क्या डालता है, सीधा सीधा इसका प्रभाव डालता है उस पर। बात आती है कि इसका महत्व क्या है, क्या रीजन है कि जो जैविक कारक हैं इनको अगर हम देखें तो दूसरा रीजन क्या निकल कर आता है, उसको भी थोड़ा समझते हैं। एक दूसरा समझिए। अब बात आती है कि जो जैविक कारक है उनका प्रभाव हम समझ गए कि ये प्रभाव जो पड़ता है एक दूसरे पर डालते हैं और ये मूल तौर पर जैविक पर प्रभाव डालते हैं। और प्रभाव कैसे डालते हैं, आप मान लीजिए मेरी इस समय अगर वीडियो देख रहे हैं तो जहां बैठकर आप देख रहे हैं, जिस मौसम में आप देख रहे हैं वो सबसे सटीक एग्जाम। अगर आपको ठंड लग रही है तो ये आपके ऊपर प्रभाव डाल, गर्मी लग रही है तो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, पेड़ पौधों को ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आज जिस समय आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई है। क्यों, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है भाई, वहां के जीव जंतुओं पर प्रभाव डाल रहा है। वहां का जो टेम्परेचर है वहां के जीव जंतुओं पर प्रभाव डाल रहा है, जो टेम्परेचर हाई हो रहा है। मानता हूं इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात आती है कि जो जैविक कारक है इसका महत्व क्या है, क्या महत्व है इसका, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मूल महत्व क्या है। जैविक कारकों में देखा जाए तो परिवर्तन, जनसंख्या की गतिशीलता में परिवर्तन मूल तौर पर यह कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, मनुष्य है, पौधे हैं, जंतु हैं। इस सरकार ने कहा कि बहुत सारे पेड़ लगाइए, पौधों की जनसंख्या भी बढ़ाई जा सकती है। कुछ जैविक कारकों के आधार पर यह मूल तौर पर देखा जाए तो इनकी जनसंख्या में, इनकी गतिविधियों में बहुत सारा परिवर्तन देखते हुए मिलता है। जबकि अजैविक कारक की अगर हम बात करेंगे तो जो अजैविक कारक जो होते हैं, अजैविक कारकों में परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आवास को प्रभावित करता है। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया ऑस्ट्रेलिया मूल तौर पर। अब बात आती है कि जो जैविक कारक है, जैविक कारक में देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, कौन कौन से मूल तत्व आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्वपोषी। इसमें सबसे एग्जाम्पल क्या है, स्वपोषी, जो कैसा होता है, उत्पादक, इसकी श्रेणी के अंतर्गत। दूसरा आता है परपोषी, दूसरा हम कह सकते हैं परपोषी। परपोषी को अगर हम समझें तो परपोषी होता है आपका उपभोक्ता के आधार। इसमें कौन आएगा, उपभोक्ता। अभी समझेंगे बेटा वीडियो में कि उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है। दूसरा, थर्ड आपका आता है तो वो आता है आपका मृतपोषी। तीसरा आता है आपका मृतपोषी। मृतपोषी को हम एक नाम से और जानते हैं, अपघटक। जो बहुत बड़ी चीज को छोटे रूप में परिवर्तित करता है, मिट्टी में मिला देता है। तभी चर्चा होगी, देखिए क्लास में आ गया कि अपघटक किसे कहा जाता है, अपघटक। ये इसके तत्व हो गए। जबकि यहां पर अगर हम देखेंगे अजैविक में तो भौतिक कारक किसके अंतर्गत, घूम फिर के बात वहीं आएगी भाई, तापमान हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी,
ये भौतिक कारक के अंतर्गत है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मूल तौर पर पहला होगा आपका भौतिक कारक। भौतिक कारक में मूल तौर पर हम कहेंगे कि भाई तापमान हो गया, वर्षा हो गया, सूर्य का प्रकाश भी इसी में आएगा, सनलाइट भी कह सकते हैं, प्रकाश इसका एग्जाम्पल माना जाएगा। मिट्टी हो जाएगी, वायुमंडल हो जाएंगे जो इसके अंतर्गत है। एक एग्जाम्पल और लिया जा सकता है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में अगर देखेंगे तो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक जो भौतिक तत्व हैं वही एग्जाम्पल रहेंगे, लेकिन इनका कार्बनिक अकार्बनिक रूप तौर पर देखा जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो गैसों को मूल तौर पर यहां रख सकते हैं। हम यहां कहेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी आ जाएगा H2O, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, नाइट्रेस आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा, विभिन्न धातुओं के आयन इसके अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों बात आती है कि जब हमने चर्चा कर ही रहे हैं तो चर्चा को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जैविक कारक और अजैविक कारक की, तो इनको थोड़ा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जैविक और अजैविक कारक में और सटीक क्या हो सकता है। देखिए, बात को थोड़ा समझने की कोशिश, अगर हम बात करते हैं कि जैविक कारक क्या है और अजैविक कारक क्या है, इनको डिसाइड करते हैं, तो जितना अभी तक हमने समझा इन सबको, अगर इस सब के आधार पर अगर हम इनको देखें तो हम ये कहेंगे कि सर ये जो है आपके मूल तौर पर दो हिस्सों में बांटा हमने, और दो हिस्सों में जब इनको बांटा तो एक हिस्सा रखा हमने शॉर्ट में समझे अजैविक कारक, अजैविक कारक, दूसरी तरफ रखा हमने जैविक कारक, जैविक कारक। शॉर्ट में इनको समझने की कोशिश करते हैं। अजैविक कारक को अगर हम देखेंगे तो इसको हम मूल तौर पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अजैविक कारक, अजैविक कारक को हम मूल तौर पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जल आधारित कारक, जो जल पर डिपेंड, जल आधारित कारक। दूसरा जो मृदा पर संबंधित हो, मृदा संबंधी कारक, मृदा संबंधी कारक इसके अंतर्गत आए। अब बात आती है जल संबंधी कारक, तो जल से संबंधित हो तो जल में क्या क्या आएगा, तो जल में वर्षा आएगी। अब आप कहेंगे सर वर्षा ही रहेगी इसमें, क्यों जी? वर्षा में किसका रोल है, वर्षा किसकी वजह से होती है भाई? वायु की वजह से होती है, तापमान की वजह से होती है, दाब की वजह से होती है, प्रकाश की वजह से होती है। इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे सर तापमान हो जाएगा, वायु दाब हो जाएगा। सभी एग्जाम्पल जो वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो सभी के सभी एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएंगे। तो हम यहां पर कहेंगे प्रकाश भी इसका हिस्सा बनेगा और आपका वायु भी इसका हिस्सा बनेगा। इसका मृदा की बात की जाए, मृदा की अगर हम बात करेंगे तो मृदा का सबसे सटीक एग्जाम्पल है कि सबसे सटीक एग्जाम्पल सबसे पहले तो मृदा ही, कृषि इसके अंतर्गत आ जाएगी। कृषि संबंधी जितने भी शब्द हैं वो सब, स्थल कृषि कह सकते हैं, ये सभी का सभी हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करते हैं अजैविक कारक कि आखिर अजैविक कारक क्या होता है, इसको समझते हैं। सॉरी, जैविक कारक, जैविक कारक, जैविक कारक को थोड़ा सही से समझने की जरूरत है। जैविक कारक को अगर हम देखें तो मूल तौर पर हम इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे। जैविक कारक को अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा करी थी, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। आइए पहले उसको भी समझेंगे और साथ साथ आपका जैविक अवयव भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले आता है उत्पादक, उत्पादक, और अभी मैंने उत्पादक को एक नाम दिया था स्वपोषी। क्या नाम दिया? स्वपोषी। दूसरा है आपका उपभोक्ता, उपभोक्ता।
यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बनता है परपोषी, जो आधार पर इनको कई भागों में डिवाइड किया जाए, परपोषी। और लास्ट है आपका अपघटक। अपघटक मूल तौर पर इसको अपघटक ही कहते हैं, लेकिन कहीं पर हम इसको मृतपोषी के आधार पर भी इसको हम समझ सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये होते क्या है, इनको हम कैसे डिसाइड करें कि इनका मूल तौर पर इनका प्रयोग जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है और किस आधार पर किया जाता है, इनको कैसे डिसाइड किया जाए, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी कि आपका मूल तौर पर, कि यहां पर मूल तौर पर उत्पादक, उत्पादक क्या होता है। उत्पादक की बात करें, उत्पादक वे होते हैं जो पौधे और शैवाल हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन एकत्रित करते हैं। उत्पादक को हम मूल तौर पर कह सकते हैं कि उत्पादक वे होते हैं जो पौधे और शैवाल हैं, पौधे एवं शैवाल, पौधे और शैवाल जो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, इसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करते, वो आपके उत्पादक के तौर पर आते हैं। बात आती है उपभोक्ता की। उपभोक्ता की बात करें, उपभोक्ता जो होते हैं ये आपके प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है। लेकिन उपभोक्ता को सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये मूल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, और मूल तौर पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सर्वाहारी जीव होते हैं। कह सकते हैं कि मूल तौर पर हम ये कहा जाएगा कि आपके जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, और मूल तौर पर सर्वाहारी जीव होते हैं जो ऊर्जा के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। तो ये मूल तौर पर किस पर निर्भर होते हैं, आप कहेंगे कि ये मूल तौर पर जो निर्भर होते हैं ऊर्जा के उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, ऊर्जा के उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं। 10% ऊर्जा का सिद्धांत होता है, अभी चर्चा करेंगे कि 10% ऊर्जा का सिद्धांत क्या होता है। भाई मूल तौर पर यह उत्पादकों पर निर्भर है, शाकाहारी इन पर निर्भर है, मांसाहारी शाकाहारी पर निर्भर है, और सर्वाहारी दोनों पर निर्भर। मानता हूं यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही। बात क्लियर बेटा यहां तक। अब बात आती है अपघटक। अपघटक कौन होते हैं, इसमें फफूंदी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और छोटे छोटे जीव इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ये सभी के सभी हिस्से जो होंगे वो कह सकते हैं कि ये सभी के सभी घटक इसके अंतर्गत। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कह सकते हैं कि जो अपघटक होगा, अपघटक किसके अंतर्गत आएगा, अपघटक में कौन कौन आएगा, फफूंदी, एग्जाम्पल फफूंदी, बैक्टीरिया, ये सीधे सटीक एग्जाम। इनका काम क्या होता है, ये अन्य सूक्ष्म जीव जो मृत जीव होते हैं वो विघटित कर कर पोषक तत्वों को पुनः चक्रित कर देते। मतलब यहां पर कितना ही बड़ा जीव हो वो पुनः कहां पहुंच जाता है, आपका उत्पादक में कन्वर्ट होता है। मानता हूं यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा किसी भी बच्चे उसमें। बात आती है कि अब उपभोक्ताओं को, और मैंने कहा ना उपभोक्ताओं को हम मूल तौर पर चार हिस्सों, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ, कौन कौन से होते हैं, चर्चा जैसे जैसे आपकी क्लास चलेगी वहां पर हम करते चलेंगे। दोस्तों बात आती है कि जो आपके प्राकृतिक आवास के आधार पर इनको समझा जाए, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को अगर हम समझ रहे हैं तो अब प्राकृतिक आवास इनका क्या होता है इसको भी समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं कि आखिर प्राकृतिक आवास क्या होता है। तो आप अपने नोट्स में देख रहे होंगे कि प्राकृतिक आवास क्या है, समझिए। प्राकृतिक आवास,
प्राकृतिक आवास क्या है? तो प्राकृतिक आवास को हम देखें तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जीव जहां निवास करते हैं, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जीव जहां निर्माण करते, निवास करते, जिसमें क्या होता है, विभिन्न जीव समान मात्राओं में मूल तौर पर वहां निवास के तौर पर रहते। विभिन्न आवास जो होते हैं उनको मिलकर कहा जाता है पर्यावरण का वहां पर निर्माण होता है। भाई मैं यहां रह रहा हूं, आप कहीं और रह रहे हैं, पक्षी कहीं और रह रहे हैं, जीव जंतु कहीं और रह रहे हैं, तो इनके सभी आवास को मिलाकर मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि यह हिस्सा जो होगा वो आपका पर्यावरण का हिस्सा। जितने भी प्राकृतिक आवास मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, सभी समस्त पर्यावरण जो होते हैं प्राकृतिक आवास मूल तौर पर नहीं हो सकते। प्राकृतिक आवास पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा तो जरूर होगा, लेकिन हम ये कहें कि सभी को इसके अंतर्गत रखा जाएगा तो वो थोड़ा गलत है। कैसे, इसको भी समझते। अगर हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक आवास, हमें समझना होगा पारिस्थितिकी, इसकी आज हमें चर्चा करें। तो समझिए पारिस्थितिकी क्या होता है। परिस्थिति, इकोलॉजी। परिस्थिति की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पर्यावरण को समझा कि पर्यावरण जो है वो मूल तौर पर देखा जाए तो वो कई शब्दों के मेल से बना है। इसी आधार पर परिस्थिति जो है आपका इकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? इकोलॉजी शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना, आइकोस, इकोलॉजी, इकोलॉजी। इकोलॉजी को अगर तोड़ेंगे तो पहला बनेगा ओइकोस, ओइकोस। आइकोस का मतलब होता है से उत्पन्न अर्थात घर। इसका मतलब क्या होता है? आइकोस का मतलब घर, जहां पर आपका निवास है। लोगेस, जहां पर अध्ययन किया जाता है। आपने एनवायरमेंट को जहां पर क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। तो जहां पर जीव जंतु रहते हैं, ऐसे जीवित जीवों के अध्ययन को, जहां पर वो एक जगह रहते हैं, उस अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। इसमें क्या होता है? जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के संबंधों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों, इनका वैज्ञानिक अध्ययन जो किया जाता है, संबंधों के अध्ययन को, वैज्ञानिक अध्ययन को मूल तौर पर इसके अंतर्गत रखा जाता है। इस शब्द का प्रयोग अगर हम बात करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1869 में किया, और 1869 में जब इसका प्रयोग किया गया अर्नस्ट हेवेल के द्वारा किया। तो याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया? इनके द्वारा, हेवेल के द्वारा इसका अध्ययन सर्वप्रथम किया गया 1869। दोस्तों आइए बात को और समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, इसको हम और अच्छा तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र को मूल तौर पर हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, स्वपरिस्थितिकी और समपरिस्थितिकी। मूल तौर पर हम इनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्वस्थितिकी, स्वपरिस्थितिकी। दूसरा हम इनको कह सकते हैं समपरिस्थितिकी। अब बात को समझते हैं कि स्वपरिस्थिति क्या होता है। व्यक्तिगत जीवों की बात की जाए अथवा व्यक्तिगत प्रजातियों की बात की जाए तो उनका जो पर्यावरण के साथ जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को स्वपरिस्थिति के अंतर्गत रखा जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत जीवों की। व्यक्तिगत जीवों की बात की जाए
अथवा एक तो अध्ययन व्यक्तिगत जीवों का किया जाए, या जितनी भी प्रजाति हैं, लेकिन प्रजातियों में भी कैसी प्रजाति, जो व्यक्तिगत प्रजाति है, व्यक्तिगत प्रजातियों, व्यक्तिगत प्रजातियों का जो अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन मूल तौर पर किसके अंतर्गत आता है, वो अध्ययन जो आता है वो आपका स्वपरिस्थिति के अंतर्गत आता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं राष्ट्रीय मरुद्यान, जहां पर राजस्थान में मूल तौर पर देखा जाता है, जहां पर विशेष एक ही प्रजाति के जीवों को या उन्हें एक ही जैसे व्यक्तिगत प्रजातियों को या जीवों को एक जैसा जहां रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रीय मरुद्यान को लिया जा सकता है। राष्ट्रीय तो कहां पर है आपका, राजस्थान में, यहां पर एक जैसे जीवों को रखा जाता है। दूसरा बात आता है समपरिस्थितिकी, इसमें क्या होता है, यहां पर एक व्यक्तिगत जीवों या व्यक्तिगत प्रजातियों की बात की जाएगी, यहां पर विभिन्न हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के समूह का उदाहरण इसके अंतर्गत है। यहां पर मूल तौर पर विभिन्न प्रकार के हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जीवों या विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे, इसको इसके अंतर्गत रखा। उदाहरण के लिए जितने भी घास के मैदान हैं वो सभी के सभी अध्ययन इसके अंतर्गत आए। मैं आशा करता हूं कि आज हमने जो चर्चा की है वो आपको बहुत सटीक लगी होगी। इस क्लास को आगे हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।